हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार आ गया हूँ अपने नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करूँ उसके पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नेट जेआरएफ के जो पेपर हैं उसकी शुरुआत होने में मात्र 1.5 महीने बचे हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको डीआई को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिवीजन करवाना चाहता हूँ। मैंने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था वो क्या था, वो एक नज़र उस पर डालते हैं। पिछले क्लास में हमने जो वीडियो देखा था, आपने जो वीडियो देखा था उसमें हमने फ्रैक्शन यानी भिन्न और फ्रैक्शन एंड परसेंटेज के बीच में जो संबंध है, जो सिमिलरिटीज है या जो डिफरेंसेस है उसको देखा था। और हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज को समझा था, अलग अलग भी समझा था और उन दोनों के बीच में क्या संबंध है और डीआई को सोल्व करने में किस तरीके से फ्रैक्शन और परसेंटेज जरूरी है, यानी भिन्न और साथ में जो प्रतिशत है, इसका ये जो टॉपिक है किस तरीके से जरूरी है, ये भी मैंने बताया था। तो एक तरीके से बताया था। तो चलिए आप बताया था। और जिन साथियों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो साथी वीडियो 2 जाकर देख लें और वहाँ पे आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप डीआई को सोल्व कर सकेंगे, डीआई को समझ सकेंगे। उसके पहले हमने चार्ट पे एक वीडियो बनाया है और आप चार्ट के उस वीडियो को भी देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप समझ सके कि कैसे किस तरीके से डेटा को चार्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए आप पहले वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो दूसरा वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लें। और अब देखिए, मैं तीसरा जो उसका अगला जो पार्ट है, अगला जो वीडियो है उसको मैं एवरेज के ऊपर बनाने वाला हूँ। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि एवरेज क्या है और एवरेज का क्या महत्व है डीआई को सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों, दरअसल एवरेज जो है एक सामान्य भाषा, गणित की सामान्य भाषा में एवरेज यूज करते हैं। ऐसे आपने 9th-10th की क्लास में अगर पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की किताब देख लीजिएगा। उसमें 9वीं-10वीं की जो किताब है उसमें एक चैप्टर है स्टैटिक्स। आप उसमें आपने देखा होगा कि मीन, जिसका हिंदी होता है माध्य। आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो हिंदी देख लीजिए, अगर आपको हिंदी ना समझ में आ रही हो, अंग्रेजी के साथ सहज है तो अंग्रेजी की देख लीजिए। तो वो माध्य जो होता है उसी को एक जनरल भाषा में हम एवरेज कहते हैं और इसी एवरेज को एक अलग टॉपिक के रूप में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो दरअसल क्या है कि एवरेज जो है यानी माध्य जो है किसी आंकड़ों की जो व्याख्या है या उसका जो कैलकुलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, इसका ये केंद्रीय वैल्यू के रूप में, केंद्रीय मूल्य के रूप में, सेंट्रल वैल्यू के रूप में, है ना, पढ़ा जाता है, जाना जाता है। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि माध्य क्या होता है यानी एवरेज क्या होता है उसके लिए, ताकि मैं आपको एवरेज की कॉन्सेप्ट को समझा सकूं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कुछ आंकड़े लिए 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2। अब इसमें देखिए हमने एक ग्रुप ले लिया, एक सेट ले लिया। ऐसे हम ग्रुप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे ही लेकिन स्टैट्स में पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसको सेट बोलते हैं। तो सेट का मतलब समुच्चय होता है। तो इस सेट में हम आंकड़ों को देखते हैं कि कितनी, पहले तो ये इन आंकड़ों में जो संख्या है उसकी काउंटिंग कितनी है। तो एक देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 जो है इसको याद रखना है। साथ में औसत निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए हम एक इस जो आंकड़े हैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये बेसिक बेस हो गया, हमने यहाँ से एक इस तरीके से लाइन ले ली और सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है।
फिर इधर से घट रहे हैं हम, 6 है, 4 है, ये 2 है। अब देखिए ये जो लाइन है ये मैक्सिमम लाइन है और ये जो 2 है वो न्यूनतम है। जो आंकड़े हैं उनमें जो संख्या दी गई है उसमें देखिए 8 जो है मैक्सिमम है, जो सबसे बड़ी संख्या है, और 2 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन इन आंकड़ों को एक जनरलाइजेशन के लिए, समझने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना लगभग, किसी भी चीज को समझना होता है तो हम कहते हैं ठीक है लगभग में बताइए, आप एवरेज में बताइए उसी को। तो ये लगभग जो चीज है ना, वो लगभग क्या है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत व्यवहारिक भाषा में है कि लगभग बताइए। और उसी को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखते हैं तो उसी को औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्योंकि एवरेज मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं। हम ऐसे ही नहीं कि किसी भीड़ को देख के जैसे कह देते कि लगभग 100 लोग थे। मैथमेटिक्स में इस कहन की कोई वैल्यू नहीं है कि लगभग 100 लोग थे। मैथमेटिक्स दरअसल स्टैट्स मांगता है, डाटा मांगता है, आंकड़ों की एक एग्जैक्ट मीनिंग या आंकड़ों की एग्जैक्ट वैल्यू को मांगता है। तो वही एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो उसमें हम इस भाषा में, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स की भाषा में हम देखेंगे कि औसत क्या होता है। दरअसल दोस्तों औसत क्या होता है कि सबसे पहले जो ग्रुप में जितने डेटा दिए गए हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 6 + 4 + 2, और इसको फिर इन जो काउंटिंग की थी हमने कि किसी ग्रुप में या सेट में कितनी संख्या है उन आंकड़ों की, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 की थी। और जब इसे 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो यही जो वैल्यू होता है, जैसे 2 4 6 6 12 12 20 20 6 26 26 4 30 तो 32, ये 32/7 जो वैल्यू हमारे पास आ गया। इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं या फिर आप मिश्रित भिन्न, जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कहा था, उसमें भी कर सकते हैं एक्सप्रेस। तो ये दरअसल यही औसत होता है। और भी दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, तो विश्व कप में हम पता लगाना चाहते हैं कि एक टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं उनका जो स्कोर करने का औसत कितना है, एवरेज स्कोर उनका क्या है। सपोज 11 खिलाड़ी हैं तो किसी ने 6 रन बनाए, किसी ने 50 रन बनाए, किसी ने कोई 0 पे भी आउट हो गया, कोई 60 रन बनाया, किसी ने शतक भी बनाया, कोई 4 रन पे आउट हो गया। इस तरीके से हम ले लेते हैं 6 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12, और एक और ले लेते हैं 11 या समथिंग कुछ भी, कुछ 8 ले रहे हैं फिर से। अब देखिए, अब हमने पूछा आपसे कि उस मैच में एक टीम के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों का जो स्कोर उन्होंने किया है वो उसका एवरेज स्कोर क्या हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इन जो टोटल रन से लगाए हैं खिलाड़ियों ने उसको ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 50 + 0 + 60 + 100 + 4, ये टोटल ऐड कर लेते हैं। अब ये ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हमने 11 खिलाड़ी कहे हैं, तो इसको टोटल ऐड करने के बाद उसकी जो संख्या है यानी 11 खिलाड़ी, हमें 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो यही हो जाते हैं औसत। तो यानी औसत का जो एक फॉर्मूला हमारे सामने बना वो क्या बना, औसत का जो फॉर्मूला बना, सबसे पहले ये साइन हम डिवीजन का साइन दे देते हैं। ऊपर हम लिखेंगे सम ऑफ यानी योग, कुल जो एक ग्रुप में जो कुल संख्या है उसका योग, यानी कुल संख्या का योग, और बटा कुल संख्या। ये दरअसल औसत का फॉर्मूला हो जाता है और इसे हम नोट कर लेते हैं। दरअसल इसी का यूज करके, इसी को प्रयोग में लाके हम डीआई के बहुत सारे सवाल, क्योंकि आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि आप 4 वर्षों के जो उत्पादन के आंकड़े हैं उन आंकड़ों का एक औसत बताइए। अब कोई ग्राफ दिया जाता है आपको
उसमें जैसे वो ग्राफ का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक मैंने ग्राफ ले लिया और हमने यहाँ पे 2001 ले लिया और ये कुछ आंकड़ा ले लिया और हमने एक साइन कर लिया, ये 5K, 10K, 15K, 20K। अब K का मतलब यहाँ पे 1000 से है। आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा होगा कि जो लाइक है उसको K में बताया जाता है, M में बताया, M से मिलियन होता है और K से 1000 होता है। हमने ये आंकड़ा ले लिया। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज ये आलू के उत्पादन हो सकते हैं, सपोज ये कंपनी में किसी और भी प्रोडक्ट के उत्पादन हो सकते हैं। एक दूसरा ले लिया, इसको मैंने ले लिया 2002। तीसरा ले लिया, इसको 2003। अब इसको हमने इस हिसाब से देखा और पूछ दिया आपसे कि मान लिया जाए ये घड़ी के उत्पादन, किसी कंपनी ने वॉच के जो प्रोडक्शन है उसकी संख्या को बताया है कि 2001 में उसने लगभग 10K यानी 10,000 घड़ियों का उत्पादन किया। 2002 में ये 20 है यानी 20 के घड़ियों का उत्पादन किया। 2003 में ये 10 है, 10K यानी 10,000 घड़ियों का उत्पादन किया। तो आपसे पूछ देगा कि तीनों सालों में जो घड़ियों के उत्पादन की गई, घड़ियों के उत्पादन हुआ है उसका जो औसत मान है यानी औसत वैल्यू, औसत संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, यहाँ से हम देखेंगे कि 2001 में कितना है 10K यानी 10,000। 2002 में कितना है प्लस ये 20,000 है, प्लस 2003 में कितना है ये 10,000 है। अब इन 10,000 को 3 वर्षों का पूछा है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब काउंट करेंगे पूरा तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 ये टोटल 40,000 यानी 40K बटा 3। यही जो वैल्यू आएगा यही औसत होता है। अब देखिए इस पे सवाल किस तरीके से बनते हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डीआई में कुछ सवाल होते हैं कि ठीक है आपको औसत निकालने पूछ दिया तो आपने औसत का ये फॉर्मूला आप साइड में आप कॉपी कलम रखेंगे और नोट करते जाएंगे तो फॉर्मूला जब मैं बोलूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। कुल योग, कुल संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ टोटल नंबर, और दूसरा जो बाई में होता है डिवीजन जिससे हम करते हैं भाग देते हैं यानी कुल संख्या। अब देखिए अगर सपोज आपको दे दिया जाए इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक औसत आपको दे दिया जाए मैथमेटिक्स में यानी गणित में या हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में स्कोर करने वाले में अंक लाने वाले, मतलब हिंदी के विद्यार्थियों, ऐसे नहीं, हिंदी के विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसका औसत 80 है, ये दे दिया गया है। और आपको कहा जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 20 है। अब देखिए सवाल में हमने दो डेटा, एक तो हमको क्या मिला है, एक औसत मिल गया है, एक पहला डेटा मिल गया है यानी औसत 80 है, और ये जो कुल संख्या जो हम काउंट करते हैं वो कुल संख्या 20 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कुल संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, याद रखिएगा औसत 80 है और कुल संख्या 20 है। तो देखिए आपको औसत दिया हुआ है तो पहले कुल संख्या का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक नियम है कि कुछ भी जब बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड LHS और RHS में अगर ये माइनस में है, अगर इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ये
प्लस में है तो राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस पे हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पे ये डिवीजन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन है तो राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। ये रूल जो है ना, हमने पिछले बार भी क्लास में बोर्ड पे लिखा था राइट साइड पे, आप फिर से देख लीजिएगा और यहाँ से भी देख लीजिए। और ये ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ही होने पे, ये इसके वाइस वर्सा भी, मतलब इसके अपोजिट भी, विपरीत भी, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और प्रोसेस भी, अगर प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा। इसीलिए हमने दोनों तरफ तीर दे दिया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, इसी से हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आपको औसत दिया गया है, कुल संख्या दिया गया है, कुल संख्याओं का योग निकालना है, यानी आपको ये फॉर्मूला निकालना है। तो हम इसको इधर रख लेते हैं, कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग हम रख लेते हैं और इसको बराबर कर लेते हैं। अब देखिए, इधर ये डिवीजन में, कुल संख्या डिवीजन में है, ये बाई जो होता है उसका मतलब होता है डिवीजन, भाग। कुल संख्या जो है इधर डिवीजन में है, अगर हम इसको दूसरी साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड से, यानी RHS से LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, औसत पहले से ही है, और देखिए ये डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, कुल संख्या। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया कुल संख्याओं का योग। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला पहले मिला था, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए तीसरा एक फॉर्मूला और निकालते हैं कि ठीक है, हमारे पास पहले क्या था, हमने अभी उदाहरण देखा कि उसमें कुल संख्या और औसत दो आंकड़े दिए हुए थे, इसमें तीन ही आंकड़े होते हैं दोस्तों, तो दो आंकड़े दिए हुए थे, हमने तीसरा आंकड़ा निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला में औसत निकल गया, दूसरा फार्मूला जो है आप उलट सकते हैं, कुल संख्याओं का योग इक्वल के जो लेफ्ट और राइट साइड है, ये फार्मूला को आप उलट सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, इसको राइट साइड पे लिख सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा जो फार्मूला है वो कैसे निकलेगा, अब मैं इसको दूसरे वाले को मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये बेसिक फार्मूला है, इसी से तीसरा। अभी तक हमने औसत और कुल संख्याओं का योग जान लिया। अब देखिए हमको कुल संख्या क्या है इसको पता करना है। इसको कैसे पता करेंगे, वही फॉर्मूला अभी जो हमने एक तरीका जो बताया कि इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जब डेटा एक दूसरे से बदलते हैं या ट्रांसफर होते हैं, अपना साइड चेंज करता है तो साइन बदलता है, साइन बदलने से उसका प्रोसेस भी बदल जाता है। अब देखिए कुल संख्या आपको पता करना है, ठीक है। तो हमने देखा है यहाँ पे कि ये जो कुल संख्या आपको प्राप्त करना है तो नीचे हर में नहीं होता है, एक्चुअली जब आपको फॉर्मूला प्राप्त करना है तो इसको अंश में ले जाना पड़ेगा, कुल संख्या को अंश में ले जाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि कुल संख्या बराबर इधर जो कुल संख्याओं का योग है, ठीक है, या देखिए आप सीधे सीधे समझ सकते हैं सर कि जो बाई है अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये जो ये डिवीजन में है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो कुल संख्या अगर इधर लाया इनटू औसत इक्वल टू, अब देखिए इधर कुल संख्याओं का योग, अभी जो हमने निकाला था कुल संख्याओं का योग, अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, कुल संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे औसत हमारे पास किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम औसत को इधर चेंज करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला कुल संख्या का निकालना है कि उसमें संख्या की कुल कितनी संख्या, उसकी काउंटिंग कितनी है, तो हम कुल संख्या रख लेंगे, ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, कुल संख्या इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटा औसत। अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये तीसरा फॉर्मूला है, ये पहला
और ये प्रोसेस है फार्मूला को फार्मूला निकालने के लिए अगर सीख जाएंगे तो आप कभी परीक्षा में भी नहीं बोलेंगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको कुछ सवालों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ, एक मैं सोल्व कर लेता हूँ और दूसरा आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप सोल्व करके उसको बताइए कि आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। देखिए आपको कुल संख्या निकालना है। इसका जो अभी हमने लिया था 80 और 20 वाला, यानी औसत हमने लिया था और 20 हमने लिया था संख्या, यानी जो ये कुल संख्या है। ठीक है, इसके माध्यम से हमने निकाल लिया था कुल संख्याओं का योग। अब देखिए कुल संख्याओं का योग जब हम निकाल लिया था हमने, तो 80 गुना 20 किया था हमने, तो वो डाटा आ गया था 1600। ठीक है, अब देखिए 1600 यानी हमारे पास कुल संख्याओं का योग ये निकला था। तीनों आंकड़े आ गए सामने दोस्तों। अब इसी को मुझे यूज करना है कि आपको तीनों में से कौन सा देना है। लेकिन अभी जो हमारे पास है कुल संख्या वाला फॉर्मूला कैसे हम उसमें यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये देखना है। तो देखिए हम मान ले ये कुल संख्या है, ये आंकड़ा हम मिटा देते हैं और यहाँ पे वाट कर देते हैं कि हाँ वही कुल संख्या क्या है ये पता करना है। तो आपको देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कुल संख्या इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटा औसत। फॉर्मूला लगा देते हैं, कुल संख्या इक्वल टू कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग कितना है 1600 और औसत कितना है 80। अब ये हम भाग कर लेंगे, यानी कुल संख्या कितनी हो गई 20। यही अगर आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है तो कमेंट में बताइए। चलिए मैं एक दो तीन सवाल लिख देता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। फॉर्मूला नोट कर लीजिए और साथ में जो हमने सवाल अभी बताया उसको भी साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं एक सवाल दो सवाल ऐसे ही बहुत आसान से बेसिक से सवाल देता हूँ। नेट जेआरएफ के जो डीआई आते हैं उसमें बेसिक ही आते हैं दोस्तों, उसमें 9-10 का जो सिलेबस है उस लेवल का नहीं आता है, बहुत बेसिक आता है और कुछ ही संख्या देता है। चलिए मैं आपके लिए एक दो सवाल दे देता हूँ कि मान लेते हैं कि अपने देश में, या आप मान लीजिए कि आपके गांव में 60 वर्षों से अधिक उम्र के कुल 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, 60 वर्षों से अधिक उम्र के कुल 20 व्यक्ति हैं। उनकी औसत आयु अगर 65 वर्ष है तो उन 20 व्यक्तियों की कुल उम्र बताएं। अब देखिए हमने सवाल ले लिया, अब इसको कैसे समझना है। आपके गांव में 60 वर्षों से अधिक उम्र के कुल 20 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो 60 वर्षों से अधिक, ये जो है आप इसको डेटा के रूप में मत मानिएगा। जो औसत है ये 60 वर्षों से अधिक वाला, ये दरअसल बताया गया है एक हम कहते हैं ना कि यूनिट होती है किसी भी आंकड़ों के साथ, एक पहचान बनी होती है किसी आंकड़े की। तो ये आंकड़ों की पहचान है एक्चुअली, जो काउंटिंग है वो ये नहीं है। इस सवाल में, औसत के सवाल में, ये 60 वर्षों से अधिक के जो उम्र के, ये दरअसल आंकड़ों की पहचान है। अब देखिए जो आंकड़े हैं हमारे पास वो यहाँ से आ रहे हैं। कुल व्यक्ति
20 है, यानी कुल जो संख्या हमने अभी ऐसे निकाल लेना है दोस्तों, आपको पहले नोट कर लेना है। कुल संख्या हमने इसमें जो पता किया वो कितना है, 20। दूसरा देखिए, उनकी औसत आयु 65 वर्ष है। 65 आयु 65 वर्ष। अब देखिए, आपको जब ये आंकड़े आपके पास समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन से आप ये जब आंकड़े निकाल लेते हैं, तो अब आपके लिए आसान हो जाता है कि उन 20 व्यक्तियों की कुल उम्र बताएं। अब कुल उम्र बताना है, कुल उम्र का फॉर्मूला क्या था, औसत गुना कुल संख्या, या संख्या की काउंटिंग। अब देखिए, औसत हमारे पास कितना है, 65, कुल संख्या कितना है, 20। अब यहाँ पे 65 गुना 20 कितना होता है, 1300। यानी जो 20 वर्ष मतलब 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उनकी कुल उम्र जो है, टोटल जो उम्र है वो 1300 वर्ष है। यही है। अब देखिए, मैं इसी सवाल में आपको मैं आसान कर देता हूँ चीजें। ये देखिए 1300 हुआ है, ये 65 है। अब इसी में मैं आंकड़ा बता देता हूँ। ये 20 व्यक्ति, ठीक है, ये रहने देता हूँ आपको। औसत निकालने के लिए ये मिटा के लिख देता हूं कि उनकी कुल उम्र जो है 1300 वर्ष है। तो औसत उम्र क्या होगी। अब देखिए, अब सवाल आ गया है, आप इसको सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पे 60 वर्षों से अधिक उम्र के जो कुल व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, कुल व्यक्ति यानी ये 20 है। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, कुल उम्र जो है, टोटल सम ऑफ टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, कुल उम्र ये 1300 वर्ष है। इतना मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। अब बाकी आप फॉर्मूला अगर नोट करके रखे होंगे, उस फॉर्मूला के जाके देखिए, और आपको उसमें पूछ क्या रहा है, औसत उम्र क्या होगी, यानी औसत बराबर वर्ड। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि औसत के बराबर क्या होगा, तो आप औसत का फॉर्मूला लिख के इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिस करने से ही चीजें समझ में आएगी। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं। और अगर समझ में आ रही हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आपको मतलब आप अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। और साथ में आपको एक चीज़ और ज़रूरी बताना है कि दरअसल क्या है कि तैयारी के दौरान जो लाइव क्लास है, उस दौरान सीधा पता चलता है, डायरेक्ट पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप कमेंट करके तुरंत नीचे बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। उससे क्या होगा, मैं आपकी मदद अच्छे से कर पाऊँगा, आप ठीक से कर पाऊँगा। तो इसीलिए आप जो नए हैं वो शेयर करें, साथ में उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनको कि DI सोल्व करने में समस्या हो रही है। क्योंकि अभी मैं DI को सोल्व करने का ये जो एवरेज पढ़ाया है, उसके पहले फ्रैक्शन और परसेंटेज पढ़ाया। अभी मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन, अगला जो वीडियो होगा हमारा वो रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से साथ में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए।